प्रदेश भोपाल की तरफ से जो जीव विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ जारी किया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे कि वो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना 100% है, और इन्हीं प्रश्नों का हम आंसर भी देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो हम चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सेक्शन ए में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए अनिवार्य क्या है। तो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है MgFe, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा हमारा है थायराइड ग्रंथि में बनी गांठ को कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में बनी गांठ को क्या कहते हैं, तो इसका हमारा आंसर है प्लूमर रोग, मतलब चौथा वाला। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है वृषण, आंसर नंबर सा। इसके बाद किस विकल्प में चारों गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब बा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें बताना है, तो पहला है कि लाइपिड, ये जो पहला हमारा है तो ये वाला पहला, इसको लाइपिड मेम्ब्रेन, और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन कोट, और तीसरा RNA सूत्र, और चौथे को प्रोटीन कोट। इसके बाद क्या है कि दिए हुए HIV वायरस में चित्र में 4 नामांकनों को 1, 2, 3, 4 अंकों में दर्शाया गया था। तो हमने इनको देख लिया। जैसे इसमें हमारा ऑप्शन भी बता देता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन सही है, लाइपिड मेम्ब्रेन, ग्लाइकोप्रोटीन कोट, RNA सूत्र और प्रोटीन कोट। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी इसमें जारी किया गया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख लेंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वो हम लोग देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अगले क्वेश्चन में। पहला है कि क्लोरोफिल के चारों पायराल वलयों के बीच डैश 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 का अनुपात स्वरी का अणु स्थित होता है। एक बार हम फिर से देखते हैं, क्लोरोफिल के चारों पायरल वलयों के बीच डैश 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 का अणु स्थित होता है। इसमें हमारा आंसर होगा Mg का अणु स्थित होता है। जीभ और गर्दन को गतिशील बनाने वाली प्रेरक तंत्रियों का नाम है हाइपोग्लासल। जीभ और गर्दन को गतिशील बनाने वाली प्रेरक तंत्रियों का नाम है हाइपोग्लासल। हमारा तीसरा है स्पर्मेटिड के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा निर्मित आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, नेबेन कर्म बोला जाता है इसको। इसका तीसरा नेबेन कर्म होगा। चौथा है 24 दिसंबर डैश 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 दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पांचवा है हमारा आयातित पौधों में कीटों एवं खरपतवार की उपस्थिति के सूक्ष्म निरीक्षण को क्या कहा जाता है, क्वारंटाइन या कि संगरोध परीक्षण कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इनको आप कर लेंगे, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम के लिए दिया हुआ है। अब हम लोग सही जोड़ी देखते हैं। तो हमारा TCA चक्र पहला है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका जो है तो पहला चौथा वाला होगा। लेडिंग कोशिकाएं दूसरा जो है, इसका हमारा आंसर होगा वृषण, ये दूसरा, पांचवा वाला दूसरा हो जाएगा।
जीरोप्टोलॉजी, तीसरा हो जाएगा नेबेन कर्म, तीसरा हमारा वायता का अध्ययन, पहला वाला तीसरा हो जाएगा वायता का अध्ययन। चौथा हरित गृह प्रभाव, चौथे का हो जाएगा जे फूरियर, ये चौथा हो जाएगा। और जो बचा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रतिजैविक, ये हो गया पांचवा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर है लिग्यूमिनोसी कुल के पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में उपस्थित गुलाबी रंग के वर्णक का नाम क्या है? इस वर्णक का नाम लेगहीमोग्लोबिन, इसका नाम है वर्णक का लेगहीमोग्लोबिन। दूसरा क्वेश्चन है साइटन से निकलने वाले प्रवर्धकों को क्या कहते हैं? साइक्लोन से निकलने वाले प्रवर्धकों को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है डेंड्राइट। तीसरा क्वेश्चन है विलुप्त हो रहे जंतुओं और पौधों की सूची किस पुस्तक में संकलित की जाती है? तो तीसरे का हमारा आंसर होगा रेड डेटा बुक में संकलित की जाती है। अगला क्वेश्चन है नीम का वनस्पतिक नाम क्या है? नीम का वनस्पतिक नाम है एजा डिरेक्टा इंडिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके के रूप में वैक्सीन का आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के रूप में वैक्सीन का आविष्कार किया था। इसके बाद हमारा जो सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें अब वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है हमारा। देखिए पहला है कि मानव नेत्र शलाका की स्थिति एवं कार्य लिखिए। हम एक बार क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद आपका पूरा आंसर कवर करवाएंगे। दूसरा है वीडियो को जरूर देखिए, अगर आपको आंसर भी इसके चाहिए तो मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूं। अगर जिनको क्वेश्चन देखना है तो वो क्वेश्चन देख सकते हैं, जिनको आंसर देखना है तो मैं इसके बाद आंसर भी कवर करवा दूंगा। मानव नेत्र शलाका की स्थिति एवं कार्य लिखिए। मानव में हाइपर कैल्शियम रोग को समझाइए। ये दो नंबर क्वेश्चन है। तीसरा है कि पैरामिसम में कॉन्जुगेशन जनन को समझाइए। अगला क्वेश्चन हमारा है जैम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन को समझाइए। इसके बाद दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं? वैता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारा लाख के आर्थिक महत्व लिखिए। ओडम के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा समझाइए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, तो जिसको ज़रूरत होगी वो मुझसे पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। ओडम के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा समझाइए। इसके बाद शॉर्ट टाइप आंसर आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें है हमारा प्रश्न है आर्टेरियो स्क्लेरोसिस के लक्षण और कारण बताइए। इसके बाद हाइड्रा में फिसिल्ला और कलट फिश प्रकार के प्रचलन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद टेंडन और लिगामेंट में अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अनिषेक फलन को समझाइए एवं बीज रहित अनिषेक फलन को भी समझाइए। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा जिबरेलिन हार्मोन्स के कार्य लिखिए। खाद्य जाल एवं ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन रेखाचित्र द्वारा कीजिए। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इसके बाद 2 ऐसे ही और पीडीएफ्स कवर करवाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं उस वीडियो को हालांकि शाम तक अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ऊतक संवर्धन की परिभाषा लिखिए। उसके प्रकारों के केवल नाम लिखते हुए एकल कोशिका संवर्धन को समझाइए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक आदर्श वैक्सीन के गुण लिखिए। इसके बाद है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है जल के सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण में अंतर लिखिए। पौधों में निम्नलिखित तत्व की कमी होने वाले लक्षणों को लिखिए। आप ये क्वेश्चन में देख सकते हैं कौन कौन से तत्व हैं, या कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ और आंसर भी सेंड कर दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रोग किन पोषक पदार्थों की कमी से होते हैं?
एक लक्षण भी तालिका बनाकर लिखिए। आप ये देख सकते हैं, क्वासी ओरकर, पेलेग्रा बेरी रिकेट्स, परनीसियस एनीमिया etc। क्लोराइड शिफ्ट किसे कहते हैं, आरेख द्वारा समझाइए। भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ह्यूमस के प्रकार एवं महत्व को लिखिए। सहभोजिता का वर्णन कीजिए। इसके बाद अब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं तो उनमें से वर्णक प्रणाली 1 एवं वर्णक प्रणाली 2 में अंतर लिखिए। आक्षी शोषण एवं अनाक्षी शोषण में अंतर लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय लिखिए। व्यसन किसे कहते हैं, धूम्रपान से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं इन प्रश्नों के बाद आपको स्टार्टिंग से आंसर कवर करवाता हूँ। तो चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। हमारा प्रश्न था मानव नेत्र शलाका की स्थिति एवं कार्य लिखिए, और दूसरा था मानव में हाइपर कैल्शियम रोग समझाइए। तो दृष्टि शलाका क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं। दृष्टि शलाका यह मानव नेत्र में रंगा स्तर से चिपकी सूत्र रूपी पतली कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाओं में विटामिन ए एवं प्रोटीन का बना पराबैंगनी वर्णक रोडाप्सिन मिलता है। प्रकाश अंधकार उद्दीपन को ग्रहण करती है। और दूसरा है कि मानव में हाइपर कैल्शियम रोग को समझाइए। देखिए, मानव में यदि हाइपर कैल्शियम रोग होता है तो रक्त में Ca की मात्रा बढ़ जाती है, तंत्रिकाओं और पेशियों का छीण पड़ जाना, प्यास अधिक लगती है, भूख कम लगना, सिर दर्द होना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन जनन को समझाइए। जैम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन को समझाइए। तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन, देखिए, दो पैरामीशियम आपस में कुछ देर के लिए लिप्त चिपक करके आनुषांशिक पदार्थ का आदान प्रदान करके अलग हो जाते हैं। यह लैंगिक जनन की विधि है। जीवाणुओं में भी यह विधि मिलती है। और हमारा दूसरा है जैम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन को समझाइए। जैम्यूल द्वारा अलैंगिक जनन में क्या होता है कि यह जनन गोलाकार कोशिकाओं के समूह जैम्यूल या स्टेटोब्लास्ट द्वारा होता है। जीव की मृत्यु पर अनुकूल परिस्थितियों में यह विकसित होकर के नया जीव बनाते हैं। जैम्यूल द्वारा लैंगिक जनन हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है दोहरा निषेचन से क्या समझते हैं, वैता किसे कहते हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अंक में आते हैं। दोहरा निषेचन, देखिए, दोहरा निषेचन में क्या है कि यह क्रिया एंजियोस्पर्मिक पौधों में पाई जाती है। इस क्रिया में प्रथम बार नर युग्म द्वारा अंड का निषेचन किया जाता है, दूसरी बार नर युग्म एवं द्वितीय न्यूक्लियस का निषेचन होता है। अगला हमारा प्रश्न है वैता किसे कहते हैं। देखिए, मैं वैता समझाता हूँ क्या है। देखिए, जब जीव उत्पन्न होता है तो बढ़कर परिपक्वता अवस्था में भी आता है, और उम्र की वृद्धि के साथ शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों की संरचना तथा कार्यों का क्रमिक ह्रास होता है। इसे ही कहते हैं वैता। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके 3 वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें 3 ऐसे ही और PDF कवर करवाऊंगा जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, लाख के आर्थिक महत्व को लिखिए। ओडम के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा बताइए। तो लाख के आर्थिक महत्व के बारे में बताता हूँ। लाख का उपयोग छपाई उद्योग में होता है, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनवाने में होता है, वर्निश व पॉलिश बनवाने में होता है, सील बंद करने के लिए होता है, इंसुलेटर के रूप में होता है, और बिजली उपकरण बनाने में होता है। लाख का आर्थिक महत्व। ओडम के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण को समझाइए। आज ये हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है। ओडम के अनुसार क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में होने वाले अवांछित परिवर्तनों से है, जो कि मनुष्य एवं अन्य सजीवों, औद्योगिक क्रियाओं, जैविक दशाओं तथा सांस्कृतिक धरोहरों के लिए हानिकारक होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला है कि लसिका एवं रुधिर में अंतर लिखिए। तो लसिका और रुधिर में अंतर, देखिए, लसिका में क्या होता है कि ये रंगहीन तरल ऊतक है, और रुधिर गहरे लाल रंग का ऊतक है। लसिका में RCBS नहीं होते हैं और रुधिर में RCBS होते हैं। लसिका में O2 कम मात्रा में होती है और रुधिर में O2 अधिक मात्रा में होती है। लसिका में क्या है, प्रोटीन्स कम मात्रा में होते हैं, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में होते हैं।
लसिका में प्रवाह ऊतक से हृदय की ओर, इसका प्रवाह होता है ऊतक से हृदय की ओर, और रुधिर का प्रवाह जो है हृदय से ऊतक की ओर होता है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लक्षण बताइए और कारण लिखिए। तो लक्षण में क्या है कि धमनी में रक्त का थक्का बनना, धमनी में सीए लवण के जमने के कारण रक्त दाब का बढ़ जाना, और धमनी में रुकावट के कारण रक्त परिसंचरण का बंद होना, ये इसके लक्षण हैं। और इसका कारण क्या है कि वसा युक्त उच्च कैलोरी युक्त भोजन करने से ये इसका मेन कारण होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रा में फिसलना और कलट फिश प्रकार के प्रचलन का सचित्र वर्णन कीजिए, टेंडन और लिगामेंट में अंतर लिखिए। तो हमारा देखिए हाइड्रा में फिसलना और कटल फिश प्रकार के प्रचलन, तो मैं समझा देता हूँ फिसलना कैसे होता है। इस प्रकार के प्रचलन में क्या है कि हाइड्रा अपने आधारीय बिंब की कोशिकाएं पादाह बना करके आभीसीय गति द्वारा प्रचलन करता है। ऐसी स्थिति में हाइड्रा का शरीर आगे की तरफ फिसल करके प्रचलन करता है, ये हो जाता है फिसलन। और फिर इसके बाद क्या है हमारा कलट फिश प्रकार। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के प्रचलन में हाइड्रा अपने शीर्ष भाग को आगे झुका करके अपने स्पर्शों के सहारे खड़ा होकर के आधार या पानी पर प्रचलन करता है। इस प्रचलन में यह अपने स्पर्शों का उपयोग पैरों की तरह करता है। उसके बाद है हमारा टेंडन और लिगामेंट में अंतर। हमने ये देख लिया कलट फिश प्रकार और फिसलन। अब टेंडन और लिगामेंट में अंतर देखते हैं। देखिए टेंडन में क्या है कि यह संयोजी ऊतक पेशियों को अस्थि या उपास्थि से जोड़ते हैं, और लिगामेंट क्या है, यह संयोजी ऊतक पट्टी के रूप में दो अस्थियों के बीच संधि स्थल पर होते हैं। टेंडन में क्या है कि यह अकुंचनाशील तंतुओं से बने होते हैं, और लिगामेंट ये कुंचनशील तंतुओं से बने होते हैं। टेंडन यह गति में सहायक होते हैं, लिगामेंट यह अस्थियों को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। फिर हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अनिषेक फलन को परिभाषित कीजिए और बीज रहित अनिषेक फलन को समझाइए। तो अनिषेक फलन क्या है, कुछ आक्सीजन जब पुष्पों के जयांग के वर्तिकाग्र पर छिड़के जाते हैं या उनका पेस्ट बना करके वर्तिकाग्र पर लगा दिया जाता है, तो उनमें बिना परागण और निषेचन के ही फल बन जाते हैं और इनमें बीज नहीं होते हैं। इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसके बाद बीज रहित अनिषेक फलन भी हमारा ये है क्वेश्चन, तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जिबरेलिन हार्मोन के क्या कार्य हैं। जिबरेलिन हार्मोन के कार्य हैं कि आनुवांशिक बौनापन दूर करता है, तने का दीर्घीकरण करता है, और छोटे दिन वाले अवधि में पौधे रोजोट स्वभाव दिखाते हैं। लंबे दिन वाली अवधि में लंबाई बढ़ती है, तना पुष्पी अक्ष में बदल जाता है, ये इसका प्रभाव है। और क्या है कि यह पौधे पुष्पन को प्रेरित करते हैं, शीत उपचार का प्रतिस्थापन करते हैं, प्रसूति को दूर करते हैं, ये इसके कार्य हैं। इसके बाद है खाद्य जाल एवं ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन रेखा चित्र द्वारा कीजिए। आप रेखा चित्र इसका देख सकते हैं, आप बुक की हेल्प लेकर के या गूगल की हेल्प लेकर के। मैं इसके डिफिनेशन बता देता हूँ। खाद्य जाल क्या है, देखिए प्राकृतिक स्थितियों में एक अकेली खाद्य श्रृंखला का बने रहना संभव नहीं है। कई खाद्य श्रृंखला एक दूसरे संबंध रखती हैं और आपस में अतिग्रथित नमूना बना लेती हैं। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं एक साथ कार्यरत रहकर खाद्य जाल बनाती हैं, और इसी में है हमारा ऊर्जा प्रवाह। ये ऊर्जा प्रवाह, तो किसी परितंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर क्रमशः स्थानांतरित होने की क्रिया जो होती है उसे ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण का वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है कि जब जैविक समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पहले जैविक समुदाय नहीं था, तो इसे प्राथमिक अनुक्रमण कहा जाता है। और दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। तो जब अनुक्रमण ऐसे स्थानों से होता है जहां पहले जैविक समुदाय था लेकिन किन्हीं कारणों से नष्ट हो गया, तब इसे द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ऊतक संवर्धन की परिभाषा लिखिए, उसके प्रकारों के केवल नाम लिखते हुए एकल कोशिका संवर्धन को समझाइए। अब ऊतक संवर्धन की मैं परिभाषा आपको समझाता हूँ। क्या है कि ऊतक संवर्धन एक विधि होती है और वह विधि है जिसके द्वारा पादप कोशिका या ऊतक से संवर्धन के माध्यम द्वारा एक पूर्ण पौधे को प्राप्त किया जाता है। पौधे का यह गुण जिसके द्वारा एक नया पौधा विकसित होता है टोटिपोटेंसी कहलाता है। और ऊतक संवर्धन के प्रकार है कि ऊतक संवर्धन 4 प्रकार का होता है। एकल कोशिका संवर्धन, कैलस संवर्धन, कायिक संकरण संवर्धन और अंग संवर्धन, ये होता है 4 प्रकार का। एक आदर्श वैक्सीन के गुण लिखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक आदर्श वैक्सीन का गुण ये होता है कि शरीर की प्रतिरक्षात्मक प्रणाली पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देती है, लंबी अवधि तक शरीर की प्रतिरक्षा करती है, दर्द रहित शरीर बनाती है, इसकी तकनीकी सरल भी होती है, इससे शरीर की संपूर्ण प्रतिरक्षा होती है। अब हम लोग देखते हैं अपना दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न कि जल के सक्रिय एवं निष्क्रिय अवशोषण में अंतर लिखिए। देखिए, सक्रिय अवशोषण में क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है और निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रिय अवशोषण में जड़ों की अनुपस्थिति में यह संभव नहीं है, निष्क्रिय अवशोषण यह जड़ों की अनुपस्थिति में भी संभव है। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन का प्रभाव नहीं होता है सक्रिय अवशोषण में और निष्क्रिय अवशोषण में अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोग किन पोषक तत्व की कमी से होते हैं, इनकी आप तालिका बनाकर समझाइए। तो आप इस प्रश्न को ज़्यादा अच्छा बुक से समझ सकते हैं तालिका के रूप में, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बुक से देखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्लोराइड शिफ्ट किसे कहते हैं। तो हम बताते हैं क्लोराइड शिफ्ट क्या है। देखिए, RCBS में एनहाइड्रोजन एंजाइम होने के कारण कार्बनिक अम्ल बनता है। यहाँ यह अम्ल H+ एवं HCO3 आयन में विघटित हो जाता है। H+ आयन हीमोग्लोबिन से संयुग्मित होकर उसके pH को 7.4 कर देता है, जिससे हीमोग्लोबिन उदासीन हो जाता है। HCO3 आयन RCBS से विस्सित होकर के प्लाज्मा में चला जाता है। प्लाज्मा में आयन सांद्रता को संतुलित रखने के लिए प्लाज्मा से Cl- आयन RCBS में विस्सित हो जाता है। इस कारण जब रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ती है तब रुधिर में Cl आयन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन में अधिकता के कारण Cl आयन RCBS से विस्सित होकर के प्लाज्मा में चले जाते हैं और Cl आयन के स्थानांतरण की यह एकांतर विधि क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है। ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण हमारा है, ह्यूमस के प्रकार एवं महत्व लिखिए। तो ह्यूमस देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक मॉर ह्यूमस होता है, एक मल ह्यूमस। मॉर ह्यूमस का यह भुरभुरी और छिद्र रहित ह्यूमस होती है और मल ह्यूमस क्या है, यह भूरे रंग की छिद्रमय मृदा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहभोजिता का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिए। सहभोजिता में क्या होता है कि यह सह संबंध 2 भिन्न प्रजातियों के बीच होता है, जिसमें एक को लाभ होता है परंतु दूसरे को कोई हानि भी नहीं होती है। देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको डिफिनेशन के रूप में कवर करवा रहा हूँ, जिस समझ में आ जाए तो आप थोड़ा बहुत भी लिख सकते हैं, इसलिए बाकी बड़ा देखने के लिए आप थोड़ा बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, वर्णक प्रणाली 1 एवं वर्णक प्रणाली 2 में अंतर लिखिए और आक्षी शोषण तथा अनाक्षी शोषण में अंतर लिखिए। अब वर्णक प्रणाली 1 में क्या है कि यह वर्णक ग्रेनम एवं स्टोमा के थाइलेकाइड के बाहरी सतह पर होते हैं और वर्णक प्रणाली 2 क्या है कि यह ग्रेनम के थाइलेकाइड की भीतरी सतह पर होते हैं। इसका प्रकाश अभिक्रिया केंद्र P700 है वर्णक प्रणाली 1 का, और इसका वर्णक प्रणाली 2 का प्रकाश अभिक्रिया केंद्र P-680 है। वर्णक प्रणाली 1 में O2 का निष्कासन नहीं होता है और वर्णक प्रणाली 2 में O2 का निष्कासन होता है। इसके बाद हम देखते हैं अनाक्षी शोषण और आक्षी शोषण क्या है। आक्षी शोषण में O2 की आवश्यकता पड़ती है, अनाक्षी शोषण में O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आक्षी शोषण अंतिम उत्पाद CO2 और H2O है। अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद एल्कोहल C2H5O4 और CO2 है। आक्षी शोषण में क्या है, यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और यह कोशिका, और अनाक्षी शोषण केवल कोशिका द्रव में संपन्न होती है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो आप इस क्वेश्चन को बुक से आसानी से देख सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। व्यसन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप बुक में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से ख़त्म होता है क्वेश्चन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके और लोग भी हैं जो कि 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर